हेलो मेरी प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने और अपने चैनल दोस्तों ट्रिकी जीके में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मौर्योत्तर कालीन में जो विदेशी आक्रमण हुए उसके बारे में हम दोस्तों चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया कि जब मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ, इसके पतन के पश्चात में भारत पर जो छोटे छोटे राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए और मगध पर अपना अधिकार जमाने के लिए या आसपास के क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने के लिए वो विद्रोह करने लगे। इसके पश्चात में जो कुछ देसी जो आक्रमण हुए उसके बारे में हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हमने शुंग वंश के बारे में बताया, सातवाहन वंश के बारे में बताया, कलिंग का चेदी वंश के बारे में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों पहले आप वो वीडियो देखिए। और इसके पश्चात में हमने इसे दूसरे पार्ट में जो बांटा था कि भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए हैं, तो जो मौर्योत्तर कालीन जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो वो दोस्तों जो आक्रमण है 4 प्रकार से बांटे गए हैं, ठीक है। तो 4 प्रकार कौन कौन से हैं उसमें हम देख लेंगे। सबसे जो पहला आक्रमण हुआ था दोस्तों वो हुआ था हिंद यवन या इंडो ग्रीक, ठीक है। इंडो ग्रीक या हिंद यवन हम इसलिए बोलते हैं कि जो यवन मीन्स होता है दोस्तों यूनान, ग्रीक में भी दोस्तों ग्रीक मीन्स होता है यूनान। तो जो यूनान के लोग आए, अब ये सीधे यूनान से नहीं आए थे, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। जब ये भारत में आकर के दोस्तों बस गए तो इन्हें इंडिया दोस्तों कहा गया, इंडो कहा गया, या फिर आप हिंद कह लीजिए। इन्हें हिंद यवन कहकर पुकारा गया या इंडो ग्रीक कहकर पुकारा गया, ठीक है। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। दूसरा जो आक्रमण हुआ दोस्तों वो शकों का हुआ। इन्हें शक या सीथियन भी बोला जाता है। तो अगर शक बोला जाए, सीथियन बोला जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके पश्चात में पहलो वंश का आक्रमण हुआ। पहलो वंश को इंडो पार्थियन भी बोला जाता है। कहीं पर अगर इंडो पार्थियन की बात आएगी या पहलो की बात आएगी तो आपको समझ जाना है, ठीक है। चौथा जो आक्रमण हुआ दोस्तों कुषाण वंश का आक्रमण हुआ, और इन सभी के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देख लेंगे सबसे पहले कि जो मौर्योत्तर कालीन से पहले की व्यवस्था किस प्रकार से, इसके पश्चात में हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की जो लड़खड़ाती हुई दीवार थी वो अंततः 185 ईसा पूर्व, कितने ईसा पूर्व दोस्तों, 185 ईसा पूर्व ढह गई। और इस अखंडता का दोस्तों लाभ उठाकर क्या हुआ, इसका लाभ उठाकर भारत, अखंडता नहीं बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पर बोलेंगे विखंडता, क्योंकि वहाँ पर जो क्षेत्र पहले अखंड राज्य कहलाता था वो धीरे धीरे क्या विखंड हो गया, उसके बहुत से खंड हो गए। और इसका लाभ उठाकर दोस्तों जो विदेशी आक्रमण होना प्रारंभ हो गए, जिसमें से जिन्होंने क्या किया, भारत के बहुत से क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया और धीरे धीरे ये भारत पर अपना राज्य विस्तार करते हुए चले गए, ठीक है। तो हमें इस पूरे टॉपिक में, इस वीडियो में किसको पढ़ना है, इन 4 चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ के शासकों से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे पहले अगर हम बात करेंगे नंद वंश के समय में, तो हमने बात किया था जो सबसे पहला आक्रमण, अगर पूछा जाएगा सबसे पहला आक्रमण किसने किया, तो सबसे पहला आक्रमण हुआ था वो ईरानियों का हुआ था। और उसके पश्चात में यूनानी आए थे। यूनानी में हमने बात किया था किसके बारे में दोस्तों, सिकंदर के बारे में हमने बात किया था, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं जहाँ से हमने इस चीज़ को छोड़ा। यानी अगर हम आपको डायरेक्ट यहाँ पर हिंद यमन के बारे में बताएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, तो आपको हम कोरिलेट करते हैं, कोरिलेट कर लेकर चलते हैं जहाँ से हमने विदेशी आक्रमण को छोड़ा था। तो विदेशी आक्रमण में हमने बात किया था, आप चले आइए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सबसे पहले सिकंदर ने आक्रमण किया। सिकंदर की आक्रमण के पश्चात में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात पर एक ग्रह युद्ध हुआ, ग्रह युद्ध या फिर विद्रोह स्टार्ट हुआ उसके क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए। उसमें सेल्यूकस जो निकेटर होता है, सेल्यूकस, ठीक है, ये सेल्यूकस निकेटर विजयी होता है। और यह पूरे जो क्षेत्र होते हैं, अधिकतर जो क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों पर जो सिकंदर के द्वारा जीते हुए क्षेत्र होते हैं, सेल्यूकस निकेटर उन पर अधिकार प्राप्त करता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अब कहाँ पर दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात है, ठीक है। इसके पश्चात में क्या होता है, स्थापित जो पश्चिमी एशिया था, मध्य एशिया का जो विशाल साम्राज्य होता है, उस पर सेल्यूकस के बाद में इसका उत्तराधिकारी होता है दोस्तों एंटियोकस। एंटियोकस का प्रथम का अधिकार हो जाता है, ठीक है, याद रखना। तो सबसे पहले कौन वो आए, कौन
सिकंदर आए, सिकंदर के पश्चात में सेल्यूकस निकेटर आए, सेल्यूकस के पश्चात में कौन आएगा दोस्तों, एंटिओकस आएगा। ठीक है, एंटिओकस ने जितने भी क्षेत्र पर सेल्यूकस निकेटर का अधिकार था उस पर अधिकार अब किसका हो जाता है, एंटिओकस प्रथम का। ठीक है, एंटिओकस की प्रथम के मृत्यु के पश्चात में इसका जो पुत्र होता है एंटिओकस द्वितीय, ठीक है, ये शासक बनता है, लेकिन ये अत्यंत अयोग्य होता है दोस्तों, अत्यंत अयोग्य होता है। अयोग्यता के कारण दोस्तों यह हर समय मदिरा में व्यस्त रहता है, और जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे अंततः क्या हो गया, जो बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया में डायोडोटस प्रथम, देखो 2 क्षेत्र में बढ़ गया। ठीक है, जो बैक्टीरिया का क्षेत्र था, जो बैक्टीरिया का क्षेत्र था वहाँ पर डायोडोटस प्रथम का नेतृत्व हो गया, यहाँ पर ये स्वतंत्र हो गए। और पार्थिया, पार्थिया क्या दोस्तों था, ये था पार्थिया जो ये अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र था वहाँ पर जो अधिकार हो गया दोस्तों, ईरान का क्षेत्र जो था वो अफ़गानिस्तान और ईरान का क्षेत्र था, वहाँ पर दोस्तों किसका, अरेक्सस का अधिकार हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सेल्यूकस निकेटर के पश्चात में एंटिओकस आया, एंटिओकस द्वितीय आया, और एंटिओकस द्वितीय के अयोग्य होने के कारण जो 2 क्षेत्र थे, बड़े बड़े क्षेत्र, वो 2 भागों में बढ़ गए। एक का जो राजा हुआ दोस्तों वो डायोडोटस प्रथम को बनाया गया, जो कहाँ पर राज कर रहा था बैक्टीरिया में, और दूसरा जो क्षेत्र था वो था पार्थिया, जिस पर अरेक्सस का नेतृत्व हो गया। ठीक है, तो 2 पार्ट बढ़ गए यहाँ पर देखेंगे। इसके पश्चात में अब हम बात करेंगे अगर बैक्टीरिया की, तो यहाँ पर दोस्तों क्या, डायोडोटस जो प्रथम के बाद में डायोडोटस द्वितीय यहाँ का राजा बनता है, और इसके पश्चात में बनता है दोस्तों यूथेडेमिस। ठीक है, यूथेडेमिस कौन होता है, ये डायोडोटस का पुत्र होता है। और इसके पश्चात में इसका जो पुत्र होता है, इसका पुत्र आ जाता है दोस्तों डेमेट्रियस। कौन सा पुत्र आता है दोस्तों, नाम याद रखना, डेमेट्रियस, और यहाँ से प्रारंभ होता है डेमेट्रियस वंश। ठीक है, तो आगे देखते हैं और थोड़ी सी कहानी हम समझते हैं। यहाँ से देखेंगे दो वंश चलते हैं इसके पश्चात में, एक चलता है डेमेट्रियस वंश, दूसरा चलता है दोस्तों यूक्रेटाइट वंश। ठीक है, तो 2 वंश आ गए। हमने बताया कि जब ये किसके हिंद यवन के ही क्षेत्र हैं दोस्तों, 2 क्षेत्र हैं। यहाँ पर एक डेमेट्रियस राजा हुआ और एक राजा कौन था, यूक्रेटाइट्स हुआ। यूक्रेटाइट्स कहाँ का राजा था, तो ये पर्सिया का राजा था, और ये जो राजा था दोस्तों ये कहाँ का था, ये तो ये जो राजा था वो जो क्षेत्र था ये हिंदुकुश पर्वत के जो क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र था वहाँ का राजा दोस्त कौन बना, डेमेट्रियस बना, है ना। इसके पश्चात में क्या हुआ, डेमेट्रियस ने 190 ईसा पूर्व से लेकर के 165 ईसा पूर्व तक दोस्तों भारत पर शासन किया। ठीक है, इसका जो शासित क्षेत्र था वो पूर्वी पंजाब व सिंध था, और इसने अपनी राजधानी साकाल को बनाया, या सियालकोट, जो प्रेजेंट टाइम में सियालकोट इसे बोला जाता है, यहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की। कौन सा वंश चल रहा, डेमेट्रियस वंश। ठीक है, और यहाँ पर अगर यूक्रेटाइट वंश आ जाएंगे तो इसने भी भारत पर देखते हुए इसने भी आक्रमण किया, और इसने क्या किया, इसका जो शासित क्षेत्र था दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान था, क्योंकि ये पश्चिम वाले हिस्से से आ रहे हैं, तो पश्चिमी जो पाकिस्तान था वहाँ पर, और अपनी राजधानी इसने तक्षशिला बनाई। कहाँ बनाई, तक्षशिला। देख रहे हैं 2 इंडो, अगर हम ग्रीक की बात करेंगे तो 2 वंश चल रहे हैं, एक डेमेट्रियस वंश, एक यूक्रेटाइट वंश। ठीक है, अगर हम बात करेंगे डेमेट्रियस के बाद में इसका जो दामाद होता है उसका नाम होता है तो मिनांडर, आपने इनका नाम सुना होगा। 165 ईसा पूर्व से लेकर 145 ईसा पूर्व तक यह शासन करता है कौन, मिनांडर। मिनांडर का जो पुत्र होता है दोस्तों स्ट्रैटो होता है, स्ट्रैटो फर्स्ट होता है, इसके पश्चात में स्ट्रैटो सेकंड होता है। तो ये वंशावली है किसकी दोस्तों, डेमेट्रियस वंश की, है ना, आपको समझ जाना। लेकिन यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण जो शासक होगा दोस्तों मिनांडर है, मिनांडर के बारे में ही हमें पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो जिसकी राजधानी दोस्तों यूक्रेटाइट की राजधानी क्या, तक्षशिला होती है, इसका पुत्र कौन होता है दोस्तों, हेलियोक्लीस होता है। ठीक है, और हेलियोक्लीस का दोस्तों पुत्र होता है एंटिलसाइट्स। एंटिलसाइट के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जब हमने बताया था दोस्तों जो वासुदेव के बारे में जो बताया था, वासुदेव या भागभद्र, है ना। इसके राजदूत जो थे दोस्तों कौन थे, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने क्या, वासुदेव के सम्मान में, वासुदेव एक राजा का नाम था, ठीक है, वासुदेव के सम्मान, या इनको भागभद्र भी बोला जाता था। भागभद्र के सम्मान में ये क्या करते, सम्मान में दोस्तों क्या करते हैं, ये 20 नगर में एक गरुड़ स्तंभ का दोस्तों
गरुण स्तंभ बनवाते हैं और कहा जाता है ये भागवत धर्म भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, कौन? हेलियोडोटस। ये कौन है? ये राजदूत हैं। किसने भेजा था दोस्तों? एंटिलस साइड ने भेजा था। तो आपको ये चीज़ याद रखना है और इसे हम पहले बता भी चुके हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि 2 वंश चल रहे हैं, ड्रमेंटियस वंश और यूक्रेटाइट वंश। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मिनांडर को पढ़ेंगे और यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसको? एंटिलेस साइड को पढ़ेंगे। और यहाँ पर हेलियोडोटस ये क्या थे? राजदूत थे। किसके राज दरबार में आए थे? वासुदेव या भागभद्र। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर हम पढ़ेंगे दोस्तों मिनांडर के बारे में। तो मिनांडर का जो शासन था वो शासन था 165 ईसा पूर्व से लेकर 145 ईसा पूर्व तक। ठीक है, मिनांडर की बात करेंगे तो मिनांडर को मिलिंद भी बोला गया है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, मिनांडर हिंद जो ग्रीक शासकों में सबसे प्रतापी शासक था। इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों अंसल द्वीप में हुआ था। अंसल द्वीप कहाँ पड़ता है? काबुल के समीप सिकंदरिया स्थान है, वहाँ पर अंसल द्वीप पड़ता है। इसके कालसी ग्राम में हुआ था किसका जन्म? मिनांडर का जन्म। ठीक है, इसकी इच्छा सिकंदर के समान विश्व विजेता बनने की थी, इसीलिए इसने भारत पर, क्योंकि सिकंदर भारत पर अपना अधिकार नहीं कर पाया था, इसीलिए इसने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, लेकिन हुआ क्या दोस्तों? इसके समकालीन जो शुंग शासक थे जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने इसे युद्ध में हरा दिया और इसका सपना फिर से चूर हो गया। इसके पश्चात में क्या होता है? इसकी जो मुलाकात होती है दोस्तों वो बौद्ध भिक्षु नागसेन से होती है और कहा जाता है जब नागसेन से इसकी मुलाकात होती है तो नागसेन इनके राज दरबार में जाते हैं और इनके समक्ष दोस्तों बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए, यानी बौद्ध ये कह लीजिए कि इनके विचारों से अत्यंत प्रभावित होते हैं और वो इतना प्रभावित होते हैं दोस्तों कि अब वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। इस चीज़ का जो व्याख्यान मिलता है वो नागसेन की एक पुस्तक है जिसका नाम है मिलिंद पन्हु। ठीक है, जिसमें राजा मिलिंद, यहाँ पर मिलिंद नाम दिया गया है। ठीक है, मिलिंद पन्हु यानी मिनांडर को मिलिंद बोला गया है। तो मिलिंद और नागसेन के बीच जो वाद विवाद है उसको शामिल किया गया है, उसको बताया गया किसमें? मिलिंद पन्हु में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है और इस वाद विवाद को बताया गया किसमें? ये मिलिंद पन्हु में बताया गया है, जिसमें नागसेन और मिलिंद, राजा मिलिंद यानी मिनांडर के बीच जो संवाद हुआ उसका वर्णन किया गया है, उसको बताया गया है। और इसी से प्रभावित होकर जो मिनांडर थे दोस्तों उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंद यवन आक्रमण। अभी हम एक वंश के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, अब दूसरे वंश के बारे में यूक्रेटाइट वंश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ड्रमेंटियस वंश के बारे में हमने बात किया और उससे में बताया कि जो मिनांडर थे वो सबसे प्रभावशाली राजा थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो दूसरा वंश था यूक्रेटाइट वंश, है ना। अगर हम दूसरे वंश की बात करेंगे तो यूक्रेटाइट वंश की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी तक्षशिला। इस वंश का सबसे जो प्रतापी राजा था वो दोस्तों कौन था? एंटिलस साइड्स, एंटियल किट्स भी इसे बोला जाता। ठीक है, ये सबसे प्रतापी राजा था और इसने क्या किया था? शुंग शासक, अब यहाँ पर भागभद्र कह लीजिए या फिर वासुदेव, इनका 2 नाम देखने को मिलते हैं, में विदिशा स्थित दरबार में एक अपने राजदूत को भेजते हैं जिस राजदूत का नाम होता है हेलियोडोरस। आपको याद रखना, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हेलियोडोरस को भेजते हैं जिसमें विदिशा में यह क्या करते हैं? गरुण स्तंभ, और गरुण आपको पता है दोस्तों भगवान जो वासुदेव हैं भगवान विष्णु की सवारी है, तो ये गरुण स्तंभ का वहाँ पर निर्माण कराते हैं। और कहा यह भी जाता है कि जो हेलियोडोरस होता है, जो राजदूत होता है दोस्तों, वो स्वयं भागवत धर्म ग्रहण कर लेता है, भागवत धर्म को ग्रहण कर लेता है, हिंदू धर्म को अपना लेता है। कौन? ये जो हेलियोडोरस होता है ये राजदूत होता है, जो यूनानी राजदूत होता है। तो ये दूसरा वंश भी आपको दोस्तों पता चल गया होगा, क्योंकि यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद। तो हम देखेंगे अब भारत पर जो दूसरा आक्रमण होता है। पहले आक्रमण आपने देखा कि पहला जो आक्रमण हुआ ये यूनानियों के द्वारा हुआ। ठीक है, दूसरा जो आक्रमण होता है वह शकों के द्वारा भारत पर आक्रमण होता है। तो शक कहाँ रहते थे ये समझ लीजिए। तो हिंद यवन के बाद में भारत पर शकों का आगमन होता है। ठीक है, शक जो होते थे दोस्तों मूलतः मध्य एशिया
जो मध्य एशिया है वहाँ पर दोस्तों ये जनजाति थी, खानाबदोश जनजाति थी, जो इधर उधर भोजन की तलाश में टहलती रहती थी, घूमती रहती थी। लेकिन हुआ क्या, 3वीं सदी ईसा पूर्व में चीन की जो चीनी सम्राट थे जिनका नाम था सी हुआंगती, याद रखना क्या नाम था दोस्तों, सी हुआंगती। इन्होंने क्या किया कि जो चीन की विशाल दीवार आप देखते हैं, चीन की जो विशाल दीवार है इसका निर्माण करवा दिया। अब जब विशाल जो दीवार थी इसका निर्माण हो गया तो जितने भी जो खानाबदोश लोग थे, जितने भी जो जनजाति लोग थे, जितने भी जितने जो बाहरी यूनानी लोग आक्रमण करते थे वो चीन तक नहीं पहुंच पाते थे। जब चीन तक नहीं पहुंच पाते थे तो उनका केवल एक ही ऑप्शन था कि वो भारत पर अपना अधिकार जमाएं, भारत पर अपने जीवन के लिए निर्भर हो जाएं। इसीलिए जितने भी आक्रमण इसके पश्चात में हुए वो भारत पर इसीलिए आक्रमण हुए क्योंकि उनके पास और अपने जीवन यापन करने का कोई भी चारा नहीं था। जिसके कारण क्या हुआ, शकों का भारत पर धीरे धीरे आक्रमण होता है। आक्रमण वो अपने जीवन यापन के लिए करते हैं। भारत का सबसे जो प्राचीन शासक था, ठीक है, अगर शकों की बात की जाए तो भारत में जो शकों का सबसे प्राचीन शासक था दोस्तों वो था माउस। याद रखना माउस था, कौन, माउस, है ना, जिसने क्या किया, सबसे पहले गांधार में अपनी शक्ति को स्थापित कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो चीन जा नहीं सकता है। और फिर क्या हुआ, वो बढ़ता है भारत की ओर और भारत गांधार, तब अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था वो भारत के ही क्षेत्र में आता था, तो सबसे पहले उसने गांधार पर अपनी शक्ति स्थापित की। और इसके पश्चात में वो वहाँ पर तांबे के सिक्के चलवाता है और कुछ मात्रा में चांदी के सिक्के भी वो चलवाता है। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, माउस की बात कर रहे हैं। ये कौन शासक है, शक शासक है, प्रथम शक शासक है माउस, याद रखना, ठीक है। इसने महाराज और महात्मा की उपाधि भी धारण की, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना, महाराज और महात्मा की उपाधि किसने धारण की, माउस ने, ठीक है। माउस के बाद में, माउस याद रखना, माउस बिल्कुल इजी है। माउस आप जो है चूहे से भी याद रख सकते हैं कि चूहे का जो नाम है दोस्तों माउस है, तो माउस से याद रख सकते हैं। और इसके पश्चात में इसका जो अगला वंशज होता है वो एजेज होता है, और एजेज के बाद में एजलीसेज राजा बनता है। कौन बनता है, एजलीसेज। एजलीसेज जब राजा बनता है दोस्तों तो वो तक्षशिला को, ठीक है, पहले गांधार में आता है, गांधार के पश्चात में वो तक्षशिला पर आक्रमण करता है और तक्षशिला को अपनी राजधानी बना लेता है। तो यहाँ देख रहे हैं, क्रम देख रहे हैं, सबसे पहले जो शक राजा होता है माउस होता है, उसके बाद में कौन, एजेज आता है, एजेज के बाद में एजलीसेज कहाँ तक पहुँच जाता है, तक्षशिला तक, ठीक है। और इसके पश्चात में हम अगर बताएंगे तो इसमें देखिए, इसके पश्चात में धीरे धीरे जो शक होते हैं वो लगभग मेन 5 स्थानों पर अपनी सत्ता को स्थापित कर लेते हैं। सबसे पहली जो सत्ता होती है कांधार पर अपना स्थापित करते हैं, या गांधार पर, ठीक है। दूसरा तक्षशिला पर, धीरे धीरे बढ़ते हुए मथुरा आते हैं, फिर उज्जैन आते हैं, और उसके पश्चात में हम इससे पहले बात कर चुके हैं दोस्तों नासिक में, जहाँ पर नहापान जो शासक होता है, ठीक है, उसका युद्ध भी होता है वासुमित्र से, ठीक है। तो ये भी आगे चर्चा होगी। तो यहाँ 5 क्षेत्रों पर अधिकार हो जाता है शकों का, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, शक जो होते थे दोस्तों उन्हें एक जो राजाओं की जो उपाधि थी जिसका नाम था क्षत्रप की उपाधि वो धारण करते थे, ठीक है। क्षत्रप की उपाधि कौन धारण करता था, वो जो शक थे वो धारण करते थे। और ये जो क्षत्रप की उपाधि है इनको प्राप्त हुई थी कहाँ से दोस्तों, ईरानियों से। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं, भारत पर जो विदेशी आक्रमण में जब ईरानी आक्रमण बताए थे वहाँ पर जो दारा प्रथम का आक्रमण था उसमें हमने बताया था क्षत्रप प्रणाली है उन्हीं से शकों ने ग्रहण किए, ठीक है। ये 5 स्थानों पर आकर रहते हैं। सबसे पहले गांधार, तो गांधार के बारे में चर्चा कर चुके हैं। फिर तक्षशिला, ठीक है। तो तक्षशिला का शासक होता है, उसको हमने बताया कि वो तो होता है दोस्तों एजलीसेज। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखिए, जो भारतीय देवी लक्ष्मी का चित्र इसके सिक्कों में अंकन होता है। इसके सिक्कों पर जो माता लक्ष्मी का चित्र अंकित होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये चीज़ याद रखनी, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत पर जो शकों का आक्रमण धीरे धीरे बढ़ते हैं। अभी गांधार, फिर उसके पश्चात में कहाँ है दोस्तों, दूसरा जो तक्षशिला, और उसके पश्चात में देखो कुषाण। अब धीरे धीरे कुषाणों का भी आगमन हो रहा था, और जो पहलव वंश था वो भी धीरे धीरे अपना अधिकार स्थापित कर रहा था, जिसके दबाव में आकर के क्या हुआ, जो शक थे वो भागने लगे। भागते हुए मतलब वो 2 भागों में बट गए, 2 भागों में विभाजित हो गए वो।
तो जब दो भागों में यहाँ से विभाजित हुए तो जो दो विभाग थे वो एक तो हो गए उत्तरी क्षत्रप, दूसरे हो गए पश्चिमी क्षत्रप। ठीक है, अगर हम उत्तरी क्षत्रप की बात करेंगे तो उसमें तक्षशिला आता था और मथुरा के क्षत्रप आते थे। ठीक है, याद रहेगा। तो उत्तरी तक्षप में कौन ये क्षत्रप में आ जाते थे? तक्षशिला एवं मथुरा। ठीक है, अगर हम पश्चिमी क्षत्रप की बात करेंगे उसमें नासिक और उज्जैन आ जाते थे। ठीक है, नासिक और उज्जैन के क्षत्रप शामिल थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके पश्चात में हमने बताया कि जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे, इन्होंने नासिक के जो क्षत्रप थे, कौन? नहपान। नहपान को दोस्तों हराया और हराने के पश्चात में इनके दामाद सहित इनका वध भी कर दिया। कौन थे वो थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, जिनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके थे। ठीक है, उज्जैन की जो शाखा थी, जो उज्जैन की शाखा थी शकों की, यहाँ के जो अंतिम क्षत्रप थे जिनका नाम था दोस्तों रुद्र सिंह तृतीय। कौन थे? रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों उनको मार दिया और मार करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो शकों का उन्मूलन किसने कर दिया दोस्तों? अगर हम उज्जैन की बात करेंगे तो उज्जैन से जो शकों का उन्मूलन करने वाले जो थे वो विक्रमादित्य द्वितीय थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम बात करेंगे शकों के आक्रमण से एग्जाम में क्या पूछा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रुद्रदामन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर शकों का सबसे प्रतापी राजा की बात की जाए तो वो उज्जैन के राजा थे रुद्रदामन। ठीक है, जब चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे इनसे पहले कौन था? रुद्रदामन। ये बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन जो मिलता है दोस्तों, गुजरात में एक अभिलेख है जो जूनागढ़ अभिलेख, यहाँ से इनकी जो उपलब्धियां हैं उनका वर्णन मिलता है। और ये जो अभिलेख लिखा गया है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसको आप योग को याद रखना, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है और कहाँ पर स्थित है? गुजरात के जूनागढ़ में। ठीक है, और यह लिखा गया, अगर उत्कीर्ण किया गया सबसे प्रथम अभिलेख है। ठीक है, किसमें? संस्कृत भाषा में अगर पूछा जाए तो संस्कृत भाषा में जो उत्कीर्ण किया गया सबसे पहला जो अभिलेख है वो जूनागढ़ अभिलेख है। क्योंकि इससे पहले आप देखे थे जो अभिलेख हुआ करते थे वो खरोष्टी लिपि में होते थे या अरामाइक लिपि में होते थे या ब्रह्मी लिपि में होते थे। ठीक है, ब्रह्मी लिपि में होते थे, अरामाइक लिपि में होते थे। अगर हम पश्चिमी साइड में जाएंगे, गांधार या अफगानिस्तान या पाकिस्तान से ऊपरी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर खरोष्टी लिपि चलती थी। उससे ऊपर जाते हैं तो जो ईरानी लिपि थी, अरामाइक लिपि, वो चलती थी। अगर हम भारत के क्षेत्र में आते हैं, यानी अगर हम मध्य भारत के क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ पर जो ब्रह्मी लिपि के अभिलेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी अभिलेख से हमें पता चलता है कि गुजरात के सौराष्ट्र में एक सुदर्शन झील का है। इससे हम पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं। सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। समय बीते बीते क्या हो गई थी, वो जो झील थी वो दोस्तों विलुप्त होने की कगार पर आ गई थी, जिसका पुनः निर्माण रुद्रदामन ने करवाया। अपने राज्यकोष से करवाया था, उसमें जनता से कर उन्होंने नहीं लिया था और इसका सौंदर्यीकरण करा करके दोस्तों इसे पुनः स्थापित किया था। इस वंश का हमने बता दिया। जो अंतिम राजा था दोस्तों कौन सा? रुद्र सिंह तृतीय था, और जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है ना, ये हमने पहले ही चर्चा कर दी है। तो ये थे कौन दोस्तों? रुद्रदामन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रुद्रदामन ने ही वो थे तो हम देखेंगे जो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी थे, इनको युद्ध में 2 बार हराया। तो ये रुद्रदामन ही थे, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, शासक थे रुद्रदामन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम बात करेंगे पहलव वंश की। ठीक है, तो शकों के बाद में जो भारत पर अधिकार हुआ वो पहलव का हुआ। पहलव कहाँ से आए थे? तो ये स्पेशली पहलव मध्य एशिया में ईरान से आए थे। भारत में इस वंश का प्रथम जो शासक था दोस्तों वो था मिथ्रिडेट्स। ठीक है, मिथ्रिडेट्स था। जबकि सबसे अगर महत्वपूर्ण शासक की बात करेंगे तो वो था दोस्तों गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस सबसे महत्वपूर्ण शासक था। गोंडोफर्निस ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई और वहाँ तक उसका शासन विस्तृत था। इसके शासन की जो जानकारी मिलती है वो दोस्तों पेशावर ज़िले में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, तख्त ए बही।
तख्त ए बही एक अभिलेख है, वहाँ से गुंडू फर्नीस के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें पहलव वंश की संपूर्ण जानकारी उसी से प्राप्त होती है। इसी के शासन काल में सेंट थॉमस, ठीक है, ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत में सबसे पहले आए थे। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो किसके शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक आए थे, सेंट थॉमस, तो वो आए थे दोस्तों गोंडो फर्नीस, है ना, पहलव वंश में, याद रखना आपको, ठीक है। और इनकी मृत्यु भी भारत में हो गई थी और इनको चेन्नई के निकट दोस्तों दफनाया भी गया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आपको पहलव वंश के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो सबसे पहले हमने बात किया इंडो ग्रीक के बारे में, उसके पश्चात में हमने बात किया शकों के बारे में, फिर पहलव वंश के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे कुषाण वंश के बारे में, ठीक है दोस्तों। कुषाण वंश क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ की जो राजा थे उन्होंने भारत में अनेक कार्य किए, उनके बारे में हम दोस्तों पढ़ेंगे। तो कुषाण वंश की बात करेंगे। कुषाण मूल रूप से कहाँ से आए थे ये दोस्तों, चीनी तुर्किस्तान, है ना, जो पश्चिमी चीन था वहाँ से आए थे, क्योंकि वहाँ की एक जनजाति थी, इसका नाम था यूची जनजाति। आपको याद रखना क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है। कुषाण वंश यूची जनजाति के थे। 165 ईसा पूर्व में जब चीन की महान दीवार का निर्माण हो गया तो जो वहाँ की जनजाति लोग थे वो अवरोध के कारण, यानी वो चीन में नहीं जा सकते थे, इसी अवरोध के कारण वो दो भागों में बट गए। इनकी एक जो शाखा थी वो हिंदुकुश पर्वत को पार करके बैक्टीरिया तक पहुँच गई और जो दूसरी शाखा थी दोस्तों वो तिब्बत पर अपना अधिकार उसने जमा लिया, ठीक है। और वहीं से इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो देख रहे हैं कुषाण वंश की दो शाखाएं हो गई। क्यों? क्योंकि वो अब चीन पहुंच नहीं सकते हैं, चीन में एक महान दीवार का निर्माण कर दिया गया है, इसीलिए वो अपने जीवन यापन के लिए भारत की ओर अपनी कूच करते हैं। तो भारत में डायरेक्ट वो नहीं आ सकते हैं क्योंकि भारत पर भी अन्य राजाओं का अधिकार है, इसीलिए धीरे धीरे क्या करते हैं वो दो क्षेत्रों में बढ़ जाते हैं। एक तो बैक्टीरिया पर शासन करने लगते हैं, दूसरा तिब्बत के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम कुषाण वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो कुजुल कैटफिशस यहाँ का संस्थापक था कुषाण वंश का, ठीक है। तो आपको याद रखना है कुजुल कैटफिशस क्या था, ये कुषाण वंश का संस्थापक था। इसके पश्चात में अगला जो शासक होता है वो विम कैटफिशस होता है। कौन होता है? विम कैटफिशस। यहाँ इसी को दोस्तों विम कैटफिशस को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुषाण वंश का अगर पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन है तो वो माना जाता है विम कैटफिशस को, ठीक है। इसने क्या किया, भारत पर सबसे पहले भारत और पंजाब व मथुरा तक, ठीक है, मथुरा के क्षेत्रों तक इसका अधिकार हो गया था और उस पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार भी प्राप्त कर लिया। कौन? विम कैटफिशस। कौन शासक था? कुषाण वंशी शासक था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आते हुए वो धीरे धीरे क्या हुआ, शैव धर्म का अनुयायी बन गया और ये शैव धर्म को मानता था। इसने तांबे की मुद्रा में एक तरफ, इसकी अगर मुद्रा की बात की जाए तो तांबे की मुद्रा चलती थी, एक तरफ शिव का अंकन मिलता है और नंदी का अंकन मिलता है, त्रिशूल का अंकन मिलता है तथा दूसरी तरफ महेश्वरा शब्द अंकित करवाया था, ठीक है। तो आप देख रहे हैं शिव, नंदी, त्रिशूल और दूसरी तरफ महेश्वरा शब्द अंकित करवाया था। तो ये क्या है, इससे पता चलता है कि ये शैव धर्म का अनुयायी था। कौन? विम कैटफिशस। तो आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई कुषाण वंश का शासक कौन था। पहला जो शासक था वो था कुजुल कैटफिशस, फिर विम कैटफिशस, फिर उसके पश्चात में अब जो तीसरा महत्वपूर्ण राजा आएगा उसकी बात करेंगे हम कनिष्क के बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं और इन्हीं से अधिकतर क्वेश्चन भी आते हैं। तो कनिष्क की अगर बात करेंगे तो 78 ईसा पूर्व से लेकर 101 ईसा पूर्व तक शासनकाल रहता है कनिष्क का। कहाँ से ये चीज़ पता चलती है, तो एक अभिलेख दोस्तों मिला हुआ है जिसका नाम है रबातक अभिलेख। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बगलान प्रांत पड़ता है अफगानिस्तान में, यहाँ से प्राप्त हुआ है कौन सा, रबातक अभिलेख। और कनिष्क की बात की जाए तो अभी हम पहले बात किए दोस्तों विम कैटफिशस का पुत्र था कौन, कनिष्क। अगर हम कुषाण वंश की बात करेंगे तो ये तीसरा शासक था और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। कौन? कनिष्क। रबातक अभिलेख में इसे मुक्तिदाता बोला गया है, ठीक है, उद्धारक बोला गया है, धर्मात्मा बोला गया है, न्यायप्रिय बोला गया है, पूजनीय बोला गया है, देवपुत्र बोला गया। तो इतनी उपाधियां दी गई हैं किसको दोस्तों, कनिष्क को। तो इम्पोर्टेंट एक अच्छा ही बहुत अच्छा राजा रहा होगा जिससे इतनी उपाधियां प्राप्त हुई हैं,
ठीक है। कनिष्क का अगर राजरोहण की बात करेंगे तो 78 ईसा पूर्व में हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में भारत में शक संवत को प्रारंभ किया गया। तो शक संवत का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, आपको याद रखना, कनिष्क के द्वारा किया गया और इसे भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त दी गई है, दोस्तों मान्यता दी गई है, ठीक है, और इसे ही स्वीकार किया गया है और ये सूर्य पर आधारित कैलेंडर होता है, ठीक है। तो शक संवत आपको याद रखना है, कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों प्रचलित हुआ। कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो सबसे पहले उसने फिरोजपुर या पेशावर पाकिस्तान में अपनी राजधानी बनाई थी और दूसरी जो राजधानी बनाई थी वो दोस्तों मथुरा में बनाई थी। कहाँ बनाई थी, मथुरा में। पहली राजधानी पेशावर, दूसरी राजधानी मथुरा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने क्या की, तो कनिष्क ने क्या किया, कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कराया और इसके अध्यक्ष दोस्तों वासुमित्र को बनाया, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटने के लिए काम किया, क्योंकि उस समय जो विवाद चल रहा था बौद्ध धर्म के बारे में, तो इन्होंने हीनयान और महायान को बांटने के लिए चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों वासुमित्र कर रहे थे। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी थे, ये चीज़ याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में आता है। कनिष्क के समय में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार है, आपको याद रखना कि शुद्ध सोने के सिक्के किसके शासनकाल में चलाए गए, तो वो चलाए गए थे कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क कौन से वंश का शासक था, तो कुषाण वंश का शासक था, ठीक है। कौन सा नंबर का शासक था, तो तीसरे नंबर का शासक था। चला गया क्योंकि हिंदुकुश पर्वत से उसे क्या हुआ था, कहा जाता है कि हिंदुकुश पर्वत से उसे सोने की खान प्राप्त हुई थी, सोने की खान प्राप्त हुई थी दोस्तों, कहाँ से, हिंदुकुश पर्वत से। और क्योंकि इनके दरबार में एक वैज्ञानिक भी थे, एक केमिस्ट थे जिनका नाम था दोस्तों नागार्जुन। कहा जाता है नागार्जुन के बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी चीज़ को, किसी भी धातु को सोने में परिवर्तित कर देते थे, शुद्ध सोने में परिवर्तित कर देते थे, इतने टैलेंटेड थे। कौन, नागार्जुन। इसीलिए उनको दोस्तों आइंस्टीन की संज्ञा दी गई है, आइंस्टीन की संज्ञा दी गई है नागार्जुन को, तो आपको ये चीज़ याद रखना, ठीक है। कनिष्क ने चीन के शासक पान चाऊ, ठीक है, एक शासक थे उस समय पान चाऊ, इन्होंने क्या किया, इनको हरा करके इनकी पुत्री से विवाह भी कर लिया, इतनी शक्तिशाली थे कौन, कनिष्क। अगर हम कल्हड़ की राजतंगणी के अनुसार बात करेंगे तो कश्मीर को इन्होंने जीतकर कश्मीर पर अधिकार करके वहाँ पर एक नगर की स्थापना की जिसका नाम था दोस्तों कनिष्कपुर नगर बसाया, जो कि इन्हीं के नाम पर बसाया गया था, कनिष्कपुर, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट, सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आपको नोट कर लेना है, एक नोट्स बना लीजिए और वहाँ पर ये चीज़ें इम्पोर्टेंट दोस्तों नोट कर लीजिए, जिससे कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो आगे देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है कि कनिष्क के दरबार में जो विद्वान कौन कौन से विद्वान थे, तो इनके दरबार में मुख्यतः 4 विद्वान थे। जो पहले इम्पोर्टेंट विद्वान थे दोस्तों वासुमित्र कौन थे, जब चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया तो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, कौन थे दोस्तों, वासुमित्र, ठीक है। अगर दूसरी विद्वान की बात करेंगे तो अश्वघोष थे, ये इनके राज दरबारी कवि थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र ग्रंथ की रचना की है, ठीक है। और ये हमने फिगर बना दिया है किसका, कुषाण वंश के कनिष्क का, ठीक है। और इनके ही राज दरबार में दोस्तों एक चिकित्सक हुआ करते थे, आपको याद होगा चरक के बारे में, ठीक है। चरक कनिष्क के शासनकाल के ही एक महान चिकित्सक थे, इन्होंने चरक संहिता भी लिखी है जो कि भारत में जो एक रामबाण औषध के रूप में काम करती है। तो चरक संहिता किसने लिखी है, तो जो महान चिकित्सक चरक के द्वारा लिखी गई है और ये कनिष्क के राज दरबारी चिकित्सक थे। इसके अतिरिक्त हमने बताया नागार्जुन के बारे में, नागार्जुन एक महान वैज्ञानिक थे, भारत का आइंस्टीन भी इन्हें बोला जाता है। उनके बारे में कहा जाता है ये प्रत्येक धातु, किसी भी धातु को शुद्ध सोने में परिवर्तित कर देते थे। तो ये थे नागार्जुन। और दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और
यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में।